अच्छा, ओम्स लॉ के बाद जो आपके पास फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से रेजिस्टेंस इफेक्ट होती है, वो फैक्टर्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादातर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को अगर आपने इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो, आप कौन से फैक्टर से कर सकते हो, ये आपके पास यहाँ पे इंक्लूड होता है। और बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि आपके पास कुछ बेसिक फैक्टर्स है। जिस तरह नॉर्मली अगर हम पहले फैक्टर फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करें तो नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि जब पावर बैंक्स की हम एग्जांपल लेते हैं तो नॉर्मली पावर बैंक्स में क्या होता है कि केबल्स की लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। तो केबल की लेंथ बहुत शॉर्ट होने का रीजन ये है वहां पर कि हम लेंथ को जितना कम रखेंगे तो चार्जेस उतना इजीली फ्लो होंगे। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट फैक्टर आपके पास ये होगा, लेंथ का फैक्टर। तो रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ। यानी ये दोनों आपके पास फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर आप वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करो, मतलब उसकी थिकनेस वाली साइड को आप कंसिडर करते हो कि आपके पास वो फ्रंट साइड बैक साइड जो उसकी होगी आपके पास कंडक्टर की, वो किस तरह से होगी। सेकंड फैक्टर जो डिपेंड करता है, सेकंड फैक्टर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। सिर्फ एरिया लिखना सही नहीं होगा, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना। क्रॉस सेक्शनल एरिया का रीजन भी बता देता हूँ कि हम क्रॉस सेक्शनल क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब भी हम बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये कि लेट सपोज अगर सेम कंडक्टर की हम एग्जांपल लें, तो हम इस कंडक्टर में जो इसकी ये फ्रंट साइड और जो बैक साइड होगी, हम इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर आप पेन या मार्कर की एग्जांपल लो तो जो उसका फ्रंट की कैप होगी या बैक का जो कैप होगा, उस साइड से अगर आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्योंकि जो आपके पास चार्जेस ने मूव करना है वो इन्हीं एरिया के अकॉर्डिंगली करना है। तो जितना आप इसे थिन रखोगे उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और जितना वायर को आप थिक रखोगे मतलब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रखोगे, उतना आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर टोटल हमारे सिलेबस में यानी दो ही फैक्टर हैं। नहीं नहीं, इसमें एक फैक्टर और आएगा अभी, वो कांस्टेंट है बेसिकली। लेकिन मेन यही दो फैक्टर हैं जिसमें हम कैलकुलेशन करते हो। और सर मगर बुक में तो सिर्फ दो फैक्टर ही दिए मैं। ना, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती है ना वो ये दो फैक्टर हैं, लेकिन तीसरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट आता है। और एक चौथा फैक्टर जो हम डिस्कस करते हैं वो टेम्परेचर का करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जिनमें नंबर्स होंगे ना, जिनमें आपके पास कैलकुलेशन आएगी, वो यही दो फैक्टर्स होंगे, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो फैक्टर है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से आपके पास यही दो चेंज होते हैं। तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया की। और
जब इसको फॉर्मूला को आप कंबाइन कर लोगे तो फॉर्मूला कंबाइन होने के बाद जो बनेगा R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। और ये जो रॉ का सिंबल है बेसिकली यहाँ पर ये यूज होता है रेजिस्टिविटी के लिए, और ये फैक्टर आपके पास होता है कांस्टेंट। अब ये फैक्टर आपके पास तो रेजिस्टिविटी का फैक्टर जो है वो नॉर्मली हमारे पास कांस्टेंट ये होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वायर के मटेरियल पे या कंडक्टर के मटेरियल पर। तो आप अगर सिल्वर यूज कर रहे हो तो सिल्वर में आपके पास लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सिल्वर का मतलब ये है कि मटेरियल आपका चेंज नहीं हो रहा। तो रेजिस्टिविटी का फैक्टर आपके पास जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड कर रही होती है आपके पास नेचर या मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। तो आपके पास जो नेचर होगी मटेरियल की, जो कंडक्टर की टाइप होगी, उस पर डिपेंड करेगा ये फैक्टर। लेट सपोज अगर हम इसमें कैटेगरीज बनाते हैं, तो लेट सपोज अगर हम सिल्वर यूज कर रहे हैं तो आपके पास रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। अगर आप कॉपर यूज कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टिविटी अपनी डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी आपके पास जो है वो एक, आप कह लो, मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जो आपको ये बताएगा कि वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का मतलब ये हुआ it depends upon the structure of atom of any specific ठीक है, तो आपके पास जो मटेरियल में आपके पास अरेंजमेंट्स होती है एटम की, उस पर डिपेंड करती है बेसिकली रेजिस्टिविटी। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में आपके पास डिफरेंस किस तरह से होता है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि कंडक्टर आपको पता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट कर लेता है, लेकिन इंसुलेटर आपके पास ना हीट कंडक्ट कर सकता है ना इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली आपके पास कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कंडक्टर्स की बात करते हो तो कंडक्टर्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव ठीक है, मतलब जिस तरह अभी हमने पहले इलेक्ट्रिक करंट में कंडक्टर बनाया था उसमें आपके पास कंप्लीटली वो इजीली फ्लो कर रहे थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट की वजह से आपके पास कंडक्टर में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में बात करोगे इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में प्रॉब्लम ये होता है कि इंसुलेटर में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पर भी होते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि हर बॉडी न्यूट्रल चार्ज होती है, यानी इससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज बैलेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर भी हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये होता है इंसुलेटर में कि अगर आप उसका स्ट्रक्चर बनाओ तो उसके स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स हमने डिवाइड किए हुए होंगे, लेट सपोज हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं सिर्फ, तो इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर सकते हैं बस। मतलब ये थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट वाइब्रेट कर सकते हैं इंसुलेटर में, इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास इंसुलेटर में,
electrons in insulator तो ये आपके पास जो है वो इंसुलेटर का डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ना, तो ना इसकी फिक्स पोजीशन जो है ना वो उसके अराउंड जो है सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है। और अगर कंडक्टर की बात करो तो कंडक्टर में आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, तो वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हीट दोनों कंडक्ट हो जाती है। तो ये आपके पास डिफरेंस है, और ये आपके पास कुछ रेजिस्टेंस के फैक्टर थे। और नेक्स्ट टाइम जो हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे इसमें, वो क्वेश्चंस किस तरह से आपके पास सॉल्व करने होंगे वो चेक करना है हमने। और बाकी जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आपके पास कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल का, उसकी डेरिवेशन आती है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसकी डेरिवेशन रेजिस्टेंस की और इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर लें, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट जो समझना है वो पूछ लेना। तो फिर अब इसको नेक्स्ट उसमें कंप्लीट करके पास पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सॉल्व करना भी आ जाए कि आपने सॉल्व किस तरह से करने पास पेपर्स के क्वेश्चन।